नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एमपी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही कॉन्सेप्ट वाला आपका टॉपिक है, मध्य प्रदेश की जलवायु, और जिसके अंतर्गत अपन बहुत ही सटीक तरीके से इसका विश्लेषण करेंगे। आई बात आप लोगों को समझ में? और अभी तक अगर आपने हमारी पुरानी क्लासेस नहीं देखी हैं तो आप वो भी ज़रूर से ज़रूर देख लें। बहुत सारे टॉपिक मैंने आपको सटीक विश्लेषण के माध्यम से जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत कवर करवाने की कोशिश की है। आपको इतनी गारंटी मैं दे सकता हूं कि अगर आपने पुरानी क्लासेस देखी हैं तो आपकी बहुत अच्छी तरीके से तैयारी की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई होगी, क्योंकि उन क्लासेस को देखकर आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने की जो है क्षमता आप में डेवलप होगी। क्योंकि मैंने जितनी भी क्लासेस ली हैं सभी में आपको मैपिंग करवाई है और मैपिंग के माध्यम से चीज़ों को समझाने की कोशिश की है। तो आइए अब अपन स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। देखो जलवायु, अब सबसे पहले प्रॉब्लम ये है कि आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी का हिस्सा अपन को इसमें से डिस्कस करना पड़ेगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, नो डाउट आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों समझ में आएंगी। चाहे आपको ज्योग्राफी का पार्ट आपका कंप्लीट हो या ना हो, मैं आपको वो भी कंप्लीट करवा दूंगा। और ऐसा भी नहीं करूंगा कि पूरी की पूरी ज्योग्राफी इसके अंतर्गत पढ़ा दूंगा, लेकिन जितना आपको सटीक मैं आपको विश्लेषण दूंगा उतना आपको विश्लेषण काफ़ी ही रहेगा इस चीज़ के, इस वीडियो के अंतर्गत। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि जलवायु क्या होती है, मौसम क्या होता है, फिर अपन उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की जलवायु पर बात करेंगे। आपको चीज़ें 100% समझ में आएंगी, इस बात की गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि जलवायु एक्चुअली में होती क्या है। तो देखो जलवायु क्या होती है, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वहां ताप, वर्षा, आर्द्रता, गति की औसत रूप को वहां की जलवायु कहते हैं। ये एक दीर्घकालीन अवस्था होती है जो किसी क्षेत्र में लंबे समय तक पाई जाती है। लगभग अगर अपन बात करें ज्योग्राफी के कंटेंट के हिसाब से, तो यहां पर अगर अपन बात करें तो जलवायु कम से कम एक दीर्घ समय की अगर अपन ने यहां पर बात की, किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक वहां पर जो तापमान होगी, वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, इसका जो औसत रूप होता है उसे हम क्या कहते हैं, वहां की जलवायु कहते हैं। अब ये लंबे समय तक की अगर अपन बात करें तो लगभग 30 से 32 साल के लगभग अगर ये सारी चीजें आपको एक जैसी दिखाई देंगी तो वह उस क्षेत्र की क्या कहलाएगी, जलवायु कहलाएगी। आइए आप लोगों को बात समझ में। अब अपन बात करते हैं मौसम की। देखो मौसम जो क्या होता है हमारा, किसी भी सीमित क्षेत्र में अल्पकालीन अवस्था, किसी भी सीमित क्षेत्र में अल्पकालीन अवस्था वहां का मौसम कहलाता है। अब देखना बहुत ही अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करूंगा। और थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को डिफरेंस बताऊंगा। अब देखो यहां पर मौसम की अगर अपन बात करें तो एक तो होता है आपका टेम्परेचर, नंबर 2 पे अपन बात करें रेनफॉल की, नंबर 3 पर आता है आपका ह्यूमिडिटी,
और एक आता है आपका एयर प्रेशर। तापमान, वर्षा, आर्द्रता और वायु दाब। आई बात समझ में? ये 4 चीज़ें आपके मौसम के अंतर्गत आती हैं। मेरा कहने का मतलब है किसी भी सीमित क्षेत्र में किसी भी सीमित क्षेत्र में इन चारों के बीच जो भी संबंध होगा, जो संबंध होगा वह क्या कहलाएगा? आपका मौसम कहलाएगा। इज दैट क्लियर? आपको सारी चीजें बहुत ही शानदार तरीके से मैं सिखाने वाला हूं। अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया है कि जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। अब इन दोनों में मेन डिफरेंस देख लो। क्या होता है कि जलवायु जो होता है एक दीर्घकालीन अवस्था होती है। मौसम क्या होता है? सीमित क्षेत्र में होता है, मतलब कि एरिया सीमित होगा और यहां पर क्या होगा? सीमित क्षेत्र होने के कारण यहां पर सीमित अवधि होगी, अल्पकालीन होगा। जहां पर लिखा हुआ ना अल्पकालीन, मतलब कि सीमित अवधि के लिए होगा। किस तरीके से होगा? अब देखो, अगर अपन मौसम की बात करें तो आप सीधा सीधा ये समझ लो कि देखो मौसम क्या होता है, किसी शहर का हो सकता है, किसी शहर का हो सकता है। अब मौसम हर दिन चेंज हो सकता है, तो मौसम एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है ना, किसी शहर का हो सकता है। आई बात समझ में यहां पर? अब देखो मौसम क्या होता है कि आप तो हर दिन चेंज हो सकता है या किसी एक महीने तक रह सकता है। तो मौसम की अगर अपन बात करें, मौसम आपका जो है आपका टेम्परेचर, वर्षा हो गई है, ह्यूमिडिटी हो गई है, एयर प्रेशर हो गया, तो ये सभी चीजें मौसम के अंतर्गत होती हैं, जो क्या रहती हैं कि परिवर्तित होती रहती हैं। क्या होती हैं? आपकी परिवर्तित होती रहती हैं। इसलिए ये अल्पकालीन अवस्था होती है, सीमित क्षेत्र में एक अल्पकालीन अवस्था, जहां पर मौसम हर वक्त परिवर्तित होता रहेगा। मतलब कि कहीं कहीं बारिश हो जाएगी, कहीं फिर धूप निकल आएगी, उसके बाद अगर अपन बात करें तो ठंड आने लग जाएगी, ठंड सी लगने लग जाएगी। तो मौसम हमेशा परिवर्तित होते रहता है और किसी सीमित क्षेत्र में होता है। और परिवर्तन देखने को आपको मौसम के अंतर्गत मिलेंगे, किसी एक दिन का, एक महीने तक कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, है ना। तो ये सीमित क्षेत्र में जो होता है वह आपका मौसम कहलाता है। आई बात आप लोगों को समझ में? अब अपन आगे की ओर चलते हैं। अब अपन देखते हैं कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है हम जलवायु पढ़ेंगे तो किस तरीके से जलवायु पढ़ेंगे, है ना। अभी तक तो अपन ने ये देख लिया है कि भारत में जो है जलवायु क्या होती है और मौसम क्या होता है। अब अपन बात करेंगे कि मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वह कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है आपकी दोस्तों, वह उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। और उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है ये भी मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगा, और आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि ये उष्णकटिबंधीय क्यों है और मानसूनी जलवायु क्यों है। इस चीज के बारे में भी आज हम सटीक तरीके से जो है विश्लेषण करेंगे। तो सबसे पहले तो हमारी बात ये आती है जलवायु के अंतर्गत, मध्य प्रदेश की जो जलवायु है आपकी, उसके अंतर्गत सबसे पहला पॉइंट हमारा ये बनता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। मतलब कि क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, क्वेश्चन नंबर अगर अपन 1 की बात करें, जो प्रीलिम्स फैक्ट होता है या अन्य एग्जामों में पूछा जाता है, तो पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो मध्य प्रदेश की जो जलवायु है दोस्तों है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु। अब ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार एग्जामों की कि मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। अब उष्णकटिबंधीय क्यों और मानसूनी जलवायु ही क्यों है? तो देखो भारत की अगर अपन बात करें तो भारत की जलवायु भी हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और मध्य प्रदेश भारत के एकदम सेंटर में है, एकदम बीच में है। आई बात आप लोगों को समझ में? इसीलिए मध्य प्रदेश की जलवायु पर सीधा सीधा असर भारत की जलवायु का पड़ता है। मतलब कि भारत की जो जलवायु है वही की वही सेम टू सेम जलवायु आपके मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपको कुछ एक ज्योग्राफी का थोड़ा सा एक विश्लेषण कर बताता हूं कि हमारी जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय जलवायु क्यों है ना। अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी अगर आपको नहीं भी पढ़ी, आपका कॉन्सेप्ट नहीं भी क्लियर है, तो मैं थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता रहा हूं। अब इसमें आपको मैं पूरी ज्योग्राफी नहीं समझाऊंगा। क्या है कि पूरी ज्योग्राफी आप लोगों को समझा दूंगा ना तो मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ने का मजा ही खराब हो जाएगा। हमें वो चीज नहीं करनी है। हमें तो क्या करना है कि बहुत अच्छी तरीके से मजे से अपन को मध्य प्रदेश की जलवायु पढ़ना है, और इतनी अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा, आप सिर्फ मेरे साथ में बने रहना। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बता देता हूं मेरे दोस्तों कि भारत में जो हमारी पृथ्वी जो है, देखो हमारी ये जो पृथ्वी है ये इस तरीके से है, ज्वाइड आकार की है। आई बात समझ में? 23.5 डिग्री झुकी हुई है और ज्वाइड आकार की है, मतलब दीर्घाकार आकार की है आपकी। अब देखो सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो पृथ्वी है
उसके एकदम बीचों बीच से क्या किया जाता है, एक जो है 0 डिग्री इक्वेटर रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री, है ना। इसके अगर हम ऊपर की बात करेंगे तो आपको 23.5 डिग्री पर, यहाँ पर 23.5 डिग्री पर क्या दिखाई देगी आपको, कर्क रेखा। इसके जस्ट नीचे अगर अपन बात करूं तो 23.5 डिग्री पर आपको क्या दिखाई देगी, मकर रेखा। 23 सही 1/2 डिग्री पर आपको मकर रेखा दिखाई देगी। अब देखो, मध्य प्रदेश की जलवायु पर सीधा सीधा असर जो है आपका कर्क रेखा का देखने को मिलता है। अगर मध्य प्रदेश की जलवायु, हमारी मध्य प्रदेश की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, तो इसका मुख्य कारक जो है, इसका मुख्य कारक जो है कर्क रेखा है, जो कि मध्य प्रदेश के 14 जिलों से होकर निकलती है। इसीलिए यहाँ की जो जलवायु उष्ण कटिबंधीय जलवायु मानी जाती है। अब दोस्तों, मैंने आप लोगों से क्या कहा है कि मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय बनाने में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारक है, वो है आपका कर्क रेखा। क्या है, कर्क रेखा। क्योंकि कर्क रेखा अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश के एकदम बीचों बीच से होकर गुजरती है और वह 14 जिलों को क्रॉस करती है। इसीलिए जहां जहां से भी आपकी कर्क रेखा गुजरेगी वहां पर आपको अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी। अब हम देखो और आगे की तरफ बढ़ते हैं और बहुत कॉन्सेप्ट की अगर अपन बात करते हैं तो अपन यहाँ पर सबसे पहले पृथ्वी की देखेंगे कि हमारा जो भारत है वह कहाँ पर स्थित है और गर्मी क्यों पड़ती है, सर्दी क्यों पड़ती है, क्या रीजन है, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि हमारी जो पृथ्वी एक तो दीर्घाकार है, ज्वाइड आकार की है, और उसके बीच से जो रेखा जो निकलती है जो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है, तो आपका ऊपर वाला जो भाग हो जाएगा मेरे दोस्तों, उसे अपन कहते हैं उत्तरी गोलार्ध। क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाले जो है उसे अपन क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध। क्या कहते हैं आपको, दक्षिणी गोलार्ध, है ना। अब देखो हमारा जो भारत स्थित है वह कहां पर स्थित है आपका, जो अगर अपन बात करें वह उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। आई बात समझ में, ये हमारे ध्रुव होते हैं और यहां से एक आपकी देशांतर रेखा गुजरती है एकदम नीचे तक, है ना। और यहां पर हमारा क्या है, भारत स्थित है। यहां पर क्या है, हमारा भारत स्थित है ना। और इसके बीचों बीच अगर अपन बात करें तो इसके बीचों बीच क्या है मेरे दोस्तों, हमारा मध्य प्रदेश है। यहां पर क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है ना। यहां पर क्या है, हमारा मध्य प्रदेश है। एकदम बीचों बीच अगर अपन सेंटर की बात करें तो यहां पर हमारा मध्य प्रदेश पड़ता है। और यहां सबसे पहले और एक बात बता देता हूं कि हमारी जो कर्क रेखा है, अब सूरज क्या होता है, देखो 21 जून की अगर अपन बात करें, 21 जून की अगर अपन बात करें तो सूर्य जो हमारा कर्क रेखा पर, 21 जून की अगर अपन बात करें तो सूर्य हमारा कर्क रेखा पर लंबवत होता है, कर्क रेखा पर लंबवत होता है। और 22 दिसंबर की अगर अपन बात करें तो मकर रेखा पर लंबवत होता है ना। अब देखो सीधा सीधा कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझाता हूं कि अगर अपन बात करें तो सूर्य जो हमारा, अब एक और बात ये समझ लो कि ये जो हमारा जो क्षेत्र होता है, ये जो हमारा क्षेत्र है आपका, इसे अपन कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हम क्यों कहते हैं इसको, वो आप लोगों को समझा देता हूं। अब जो सूर्य जो है हमारा, वह क्या करता है आपका, भाई 21 जून को उत्तरायण होता है और ऊपर की तरफ चलता है, तो वह 21 जून को उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा पर लंबवत होता है ना। एक बार कर्क रेखा पर लंबवत होता है और 22 दिसंबर की अगर अपन बात करें तो एक बार मकर रेखा पर लंबवत होता है ना। तो 21 जून को इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है ना, सबसे बड़ा दिन होता है। और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है, सबसे बड़ा दिन होता है ना। अब जब कर्क रेखा पर सूर्य जब लंबवत पड़ता है तो यहां पर
सूर्य के निकट होने के कारण यहाँ पर गर्मी पड़ेगी, और 22 दिसंबर को सूर्य के यहाँ पर निकट होने के कारण गर्मी पड़ेगी। इसलिए ये जो क्षेत्र है यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? इसलिए यह उष्णकटिबंधीय आपका क्षेत्र कहलाता है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका कहलाता है ना। अब देखो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी। और अगर यहाँ पर बात करें तो सूर्य का जो अधिकतर टाइम है आपका, अब यहाँ से और यहाँ पे दोनों, मतलब कि सूर्य का अधिकतर टाइम पे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में क्या है, ज़्यादा है ना। सूर्य का जो अधिकतर जो टाइम है वो यहीं की यहीं निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और भारत हमारा उत्तर पूर्वी में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए यहाँ पर क्या है देखेंगे अपन, यहाँ पर गर्मी का प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। अब देखो यहाँ पर मानसूनी जल, ये तो क्या हो गया, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र हो गया। और मानसूनी होने का क्या कारण है, मानसूनी होने का क्या कारण है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। हमारे भारत में देखो जो शाखा है वो दो तरीके की शाखा है, दो तरीके की शाखाओं से वर्षा होती है। एक तो होती है आपकी बंगाल की खाड़ी से, बंगाल की खाड़ी से होती है, और एक होती है आपकी अरब सागर से। क्या अरब सागर से आपकी वर्षा होती है। उष्णकटिबंधीय आप लोगों को समझ में आया क्यों है, क्योंकि कर्क रेखा जो है आपका उत्तरायण होने के कारण कर्क रेखा 21 जून को लंबवत होती है, इसलिए गर्मी ज्यादा पड़ेगी, ये इसलिए उष्ण हो गई। अब मानसूनी क्यों है वो आप लोगों को बता देता हूं। हमारे भारत में जो वर्षा होती है वह आपकी दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। दक्षिण वाला क्षेत्र हो गया, दक्षिण पश्चिम मानसून की दोनों शाखाओं से होती है। तो यहाँ की अगर अपन बात करें पश्चिम में तो बंगाल की खाड़ी, यहाँ अगर अपन बात करें पश्चिम में तो ये अरब सागर, और अगर अपन यहाँ पर बात करें तो बंगाल की खाड़ी। अब हमारा जो मध्य प्रदेश है एकदम सेंटर में स्थित है, हमारा जो मध्य प्रदेश है वो एकदम सेंटर में स्थित है ना। हमारा जो मध्य प्रदेश है एकदम सेंटर में स्थित है ना। अब यहाँ पर क्या होता है कि जब बंगाल की खाड़ी से जो पवनें चलती हैं, मानसूनी पवनें चलती हैं, तो कुछ इस तरीके की चलती हैं, है ना। और अरब सागर से जो पवनें चलती हैं कुछ इस तरीके की चलती हैं। अब दक्षिण पश्चिम से जो पवनें चलती हैं तो वो क्या करती हैं, यहाँ से होती हुई हिमालय से टकराकर यहाँ पर वर्षा करती हैं, और यहाँ से टकराते हुए यहाँ पर वर्षा करती हैं, है ना। इसीलिए ये जो क्षेत्र है आपका दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों के कारण यहाँ पर दोनों शाखाओं से वर्षा होती है। इसलिए आपकी जो है आपकी जलवायु कैसी हो गई, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई। क्या हो गई, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो गई। एक चीज और बता देता हूं यहां पर कि हमारे जो है 23 मार्च है ना, 21 मार्च और 23 सितंबर को, 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात दोनों बराबर होते हैं, दिन रात दोनों बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन भी आता है ज्योग्राफी में आपका एक, क्या होते हैं, दिन रात बराबर होते हैं, क्योंकि एक बार जो है उत्तरायण होता है कर्क रेखा पर, एक बार होता है मकर रेखा पर, और लेकिन भूमध्य रेखा पर जो है सूर्य 2 बार लंबवत होता है मेरे दोस्तों। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, अगर अपन बात करें तो ये यहाँ पर जो सूर्य का जो टाइम पीरियड होता है वह बहुत ज़्यादा टाइम तक जाने में उसको देर लगती है, और यहाँ पर भी घूमकर आने में देर लगती है। इसलिए भूमध्य रेखा पर यहाँ पर ध्रुवों पर अपन बात करें तो 6-6 महीने का क्या होता है, आपके दिन रात होती है। ये कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को समझाया है, आपको बहुत अच्छी से समझ में आ गई होगी कि जो उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है। तो कर्क रेखा के कारण उष्ण, और जो है मानसूनी पवनें जो आपके दक्षिण पश्चिमी मानसूनी पवनों की जो दोनों शाखाओं से वर्षा होती है, इसलिए मानसूनी जलवायु है। अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर दक्षिण पश्चिमी मानसून है, और उष्ण कटिबंधीय होने के कारण यहाँ की जलवायु दक्षिण जो है उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। यहाँ तक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होंगी, एकदम क्लियर कट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। अब अपन बात करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। अब अपन उस चीज पर बात करते हैं। बहुत ही शानदार तरीके से आपको एक मैप के माध्यम से मैं ड्रॉ करके बताऊंगा कि जलवायु को किस हिसाब से मध्य प्रदेश में बांटा गया है,
ऐसे सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग के अंतर्गत इस तरीके से फिट कर देंगे मेरे दोस्तों कि कोई चाहेगा भी ना तो उसे निकाल नहीं सकता। आई बात समझ में आपको? तो ऐसे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। और बहुत सरल तरीके से मैंने आप लोगों को ये समझा दिया कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया कि उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु क्यों है। दोनों कारक, दोनों फैक्टर बता दिए, एक कर्क रेखा के कारण और फिर एक आपकी दोनों शाखाओं से जो वर्षा होती है उसके कारण ये मानसून ये जलवायु आप लोगों को मध्य प्रदेश के अंतर्गत देखने को मिलती है। तो मैंने ये दोनों ही चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझा दी। अब अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और अपन देखेंगे मध्य प्रदेश को जलवायु के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ये आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर एज इट इज कॉपी पेन में नोट कर लेना। अब देखिए, हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को। तो मध्य प्रदेश की जलवायु में हम अगर बात करें तो मध्य प्रदेश की जलवायु को 4 भागों में विभाजित किया जाता है। मुख्यतः 4 भागों में आपको डिवाइड किया जाता है। कहीं कहीं ये आपको 5 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन जो है मुख्यतः आपके 4 भागों में ही देखने को मिलेंगे। देखो, सबसे पहले आता है आपका उत्तर का मैदान। नंबर 2 पर आता है आपका मालवा का पठार। नंबर 3 पर आता है आपका विंध्य प्रदेश। नंबर 4 पर आता है दक्षिण पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत आपका नर्मदा सोन घाटी आती है, सतपुड़ा का क्षेत्र आता है और बघेलखंड आता है। क्या आता है? बघेलखंड आता है ना। यहां पर अगर अपन उत्तर के मैदान की बात करें तो यहां पर कौन कौन सी चीजें आती हैं आपकी? एक तो मध्य भारत का पठार आता है। नंबर 2 की अगर अपन बात करें, एक आता है आपका बुंदेलखंड। एक आता है आपका मध्य भारत का पठार, एक आता है आपका बुंदेलखंड का, एक आता है आपका रीवा पन्ना का पठार। ये आपके आते हैं उत्तर के मैदान में। फिर आता है एक आपका मालवा, एक आता है विंध्य का और एक आता है आपका दक्षिण पूर्वी भाग, जिसके अंतर्गत अपन नर्मदा घाटी की, अगर अपन नर्मदा सोन घाटी की अगर अपन बात करेंगे तो नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा का क्षेत्र आता है और आता है आपका एक बघेलखंड वाला क्षेत्र आता है। ये आपके दक्षिण पूर्वी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो 4 भागों में हमने इनको डिवाइड किया है। अब हम क्या करेंगे मेरे दोस्तों? अब तो दिल थाम के बैठो। अब तो मतलब कि बहुत शानदार तरीके से मैपिंग होने वाली है और एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से मैं डिस्क्राइब करने वाला हूं। तो 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। 4 भागों में हमने डिवाइड किया है। मुख्यतः वैसे आपको कहीं कहीं 5 भी देखने को मिलेंगे, लेकिन मुख्यतः की अगर अपन बात करें तो 4 भागों में ही इसको विभाजित किया गया है। अब देखो, ये याद रखना, इसका फोटो खींच लो या जो है पिक खींच लो, ये याद रखना। और आपको जो है लिखने में भी, जैसे आप मेंस में भी आंसर राइटिंग करोगे तो वहाँ पर भी जो है ये चीज़ें पूछी जाती हैं और तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को समझने में क्या होगी, हेल्प होगी, है ना। अब ये देखो कि मैंने ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, तो इसको मैप में किस तरीके से हमको पिरोना है। जैसे एक माला के अंतर्गत मोती पिरे हुए होते हैं ना, वैसे ही इन सारी चीज़ों को मैं मैप में इस तरीके से पिरो दूंगा कि आपके दिल और दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से एक तस्वीर लग जाएगी। आई बात समझ में? अब अपन बढ़ते हैं, मैपिंग किस तरीके से करेंगे अपन वो देख लेते हैं ना। अपन मैपिंग किस तरीके से करेंगे, ये तो मैंने बता दिया कि 4 भागों में बांटा हुआ है। अब देखो मैपिंग अपन किस तरीके से करेंगे। और इसके पहले वाली जो क्लास है ना, आपको अगर आपने अगर पठार भौगोलिक स्थिति वाली वो जो वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी है ना, तो वो देख लो, क्योंकि उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि मालवा का पठार कहाँ है, बुंदेलखंड का पठार कहाँ है, रीवा पन्ना कहाँ है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ है, सतपुड़ा कहाँ है, बघेलखंड कहाँ है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने इसको मध्य प्रदेश की जब भौगोलिक स्थिति वाला जो चैप्टर पढ़ाया था उसमें पढ़ाने की आप लोगों को कोशिश की है ना। अब अपन ये सबसे पहले ये देखेंगे, अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो वो देख लेना, अन्यथा मैं आप लोगों को एक बार और यहाँ पर बता दूंगा कि किस तरीके से चीज़ों को मैंने समझाया है वहाँ पर। अब अपन मध्य प्रदेश का एक मैप बना लेते हैं, है ना। मैप आप साथ साथ बनाइए और आप मैप बनाना सीखें। मेरी ये बहुत इच्छा है कि आप एक बार मैप बनाना ज़रूर सीख लें, है ना।
और उससे क्या हुआ कि चीज़ों को आसानी से तरीके से हम बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं ना, और किस तरीके से उसको हम अच्छे से सीखेंगे। और आज तो मैप आप देख लेना किस तरीके से बनाएंगे, हमारा जो जलवायु का जो मैप बनेगा किस तरीके से बनेगा वो देख लें आप। है ना, ये जलवायु का हम मैप बना रहे हैं इस बार, और ये बहुत ही सटीक, एकदम सही, बहुत सही तरीके से अपन ने ये बनाया है ना। अगर आप देखेंगे जलवायु का मैप, अगर अपन देखेंगे मध्य प्रदेश के अंतर्गत अपन जो चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहे हैं वो किस तरीके से पढ़ेंगे। अब एक चीज़ ये देख लो कि मैंने अभी क्या लिखवाया था आपको, वो देख लो। अब मैंने बताया था उत्तर का मैदान, उत्तर के मैदान के अंतर्गत मैंने क्या क्या चीज़ें बताई थी, वो ये बताई थी, एक हमारा मध्य भारत का पठार पड़ता है, बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, और क्या पड़ता है आपका रीवा पन्ना का पठार पड़ता है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि मध्य भारत का पठार कौन सा है। तो इसके पहले वाली क्लास में मैंने आप लोगों को ये सिखाया था कि ये वाला जो क्षेत्र है हमारा, ये आपका मध्य भारत का पठार पड़ता है, ये वाला जो क्षेत्र है आपका बुंदेलखंड का पठार पड़ता है, और यहाँ पर आपका रीवा पन्ना का पठार पड़ता था, और यहाँ पर आपका बघेलखंड का पठार पड़ता था। ये बीच से आपकी नर्मदा सोन घाटी जा रही थी, और ये आपका सतपुड़ा का क्षेत्र जा रहा था। आई बात आप लोगों को समझ में, है ना। अब देखो मैंने आपसे क्या कहा था कि उत्तर के मैदान में हमें तीन चीजें देखने को मिलेगी, तो तीन चीजों को हम यहाँ पर क्या करते हैं, उत्तर के मैदान में बांट देते हैं। ये हमारा रीवा पन्ना वाले क्षेत्र से अगर अपन बात करें तो ये कुछ इस तरीके से आता है, और ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ आप लोगों को समझ में, है ना। ये कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ये गई लाइन आपकी, ये यहाँ से, है ना। अब आपको यहाँ पर अपन बात करें तो ये वाला जो क्षेत्र हो जाता था, ये आपका हो जाता था बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, है ना, ये बुंदेलखंड वाला क्षेत्र हो जाता था। अब यहाँ पर अगर अपन बात करें तो ये कौन सा क्षेत्र हो जाता था आपका, ये मध्य भारत वाला, मध्य भारत के पठार वाला क्षेत्र हो जाता था। क्या हो जाता था आपका, मध्य भारत के पठार वाला क्षेत्र हो जाता था। तो उत्तर के मैदान में आपको मैंने तीन चीजें यही बताई थी उत्तर के मैदान में, कि उत्तर के मैदान में मैंने आप लोगों को क्या चीजें बताई थी, कि तीन चीजें बताई थी। एक आता है हमारा का मध्य भारत का पठार, नंबर 2 पे अगर अपन बात करें बुंदेलखंड, नंबर 3 पर अगर अपन बात करें रीवा पन्ना। ये चीजें मैंने आप लोगों को बताई थी। तो ये जो क्षेत्र है आपका, ये वाला, ये आता है आपका कौन सा पड़ता है आपका, उत्तर का मैदान। अब आप लोगों को आई समझ में, अब बात आप लोगों को एकदम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी कि उत्तर का मैदान लिखा रहता है किताबों में, तो उत्तर का मैदान लिखा रहता है भाइयों, नहीं समझ में आता है कि अब ये पर्वत भी है, इसमें पठार भी आ गए हैं, हम क्या चीज इसके अंतर्गत रखें, फिर किस तरीके से मैप को समझें, किस तरीके से मैप को बनाएं। तो मेरे दोस्तों फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है ना। बहुत अच्छी तरीके से चीजों को समझा रहा हूं मैं। उत्तर के मैदान में तीन चीजें आएंगी, क्या बात कही मैंने आपसे, तीन चीजें आएंगी। मध्य भारत का पठार आएगा, बुंदेलखंड का और रीवा पन्ना का जो पठार हमने यहाँ पर देखा था वो आएगा, है ना, और यहाँ पर मध्य भारत का पठार आएगा। तो ये आपका उत्तर का हो गया, क्या है आपका उत्तर का मैदान हो गया, जिसके अंतर्गत मैंने सारी चीजें आप लोगों को बताई हैं, है ना। अब उत्तर के मैदान को अपन बांटेंगे, तो उत्तर के मैदान को अपन बांटेंगे तो ये क्या कहलाएगा आपका, मध्य भारत का पठार कहलाएगा, है ना। ये यहां से अगर अपन बात करें तो ये मध्य भारत का पठार कहलाता है आपका, ये ऊपर वाला, और ये बुंदेलखंड का पठार कहलाता है ना। अब अपन बात करते हैं तो यहां से मैं बता दूं तो ये आपका आता है मालवा का पठार, ये अपना बघेलखंड हो गया। बघेलखंड के बाद देखो ये नीचे आता है आपका सतपुड़ा क्षेत्र, ये सतपुड़ा आता है आपका, ये आती है आपकी नर्मदा सोन, ये क्या आती है आपकी नर्मदा सोन घाटी, है ना। और ये आता है आपका विंध्यन कंगारी, ये आता है आपका विंध्यन कंगारी, है ना। ये सारी चीजें अपन ने देख ली। अब अपन एक एक करके चीजों को देखते हैं कि किस तरीके से चीजें यहाँ पर जो है अपनी आती हैं जलवायु में, किस तरीके से अपन मध्य प्रदेश की जलवायु को देख रहे हैं। उत्तर के मैदान में अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको किस तरीके की जलवायु देखने को मिलेगी, यहाँ पर आपको महाद्वीपीय जलवायु देखने को मिलेगी, है ना, क्योंकि समुद्र तट से दूर होने के कारण, समुद्र तट से दूर होने के कारण, समुद्र तट से दूर होने के कारण
यहाँ पर क्या करता है होती है कि गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ती है, महाद्वीपीय जलवायु के अंतर्गत गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ेगी और ठंड में क्या होगी, अधिक ठंड पड़ेगी। क्या होता है आपका जो है आपका समुद्र तट से दूर होने के कारण, एक तो देखो उत्तर के मैदान में महाद्वीपीय जलवायु पाई जाती है क्योंकि समुद्र तट से दूर होने के कारण जो है यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगी और यहाँ पर ठंड भी क्या पड़ेगी आपकी, अधिक ठंड पड़ेगी। अब आप लोगों को ये पता हो कि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो किस तरीके का एक भूआवेष्टित राज्य है जो कि समुद्र की सीमा से बिल्कुल भी क्या नहीं करता, जो है अपनी सीमा को साझा नहीं करता है ना। तो इसीलिए भूआविष्टित होने के कारण देखो एक तो यहाँ पर महाद्वीपीय जलवायु पाई जाएगी और समुद्र तट से दूर होने के कारण अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और अत्यधिक ठंड पड़ेगी। तो इस वाले क्षेत्र में उत्तर के मैदान में किस तरीके की जलवायु आपको देखने को पड़ेगी कि महाद्वीपीय जलवायु, और यहाँ पर अधिक गर्मी पड़ेगी इसकी इसी वजह से, और यहाँ पर अधिक ठंड भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। अब अगर अपन बात करें मालवा की पठार की, तो मालवा के पठार में किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, सम जलवायु पाई जाती है। सम जलवायु मालवा के पठार में आपको किस तरीके की जलवायु देखने को मिलेगी, सम जलवायु देखने को मिलेगी। चीनी यात्री फाहियान ने मालवा की जलवायु को विश्व की सबसे अच्छी, मतलब कि सबसे अच्छी सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताई है। सम जलवायु होने के कारण यहाँ पर ना तो अत्यधिक ठंड पड़ेगी, ना तो अधिक गर्मी होगी, ना ही अधिक ठंड पड़ेगी। है ना। मानसूनी जलवायु होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर ना तो अधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही यहाँ पर ठंड पड़ेगी। अब देखो जैसे मैंने आप लोगों को ये बताया था ना कि ये जो जलवायु में हमने ये देखा था कि भारत के अंतर्गत जैसे एक यहाँ से जलवायु आती है बंगाल की खाड़ी से, और एक यहाँ से क्या है कि आपकी अरब सागर से जो जलवायु जो है पवनें उठती हैं, तो वो किस क्षेत्र में वर्षा करेंगी, आपकी इस क्षेत्र में वर्षा करेंगी, है ना। इस क्षेत्र में वर्षा करेंगी मतलब कि आपके जो है आपके पश्चिम की तरफ जो है वर्षा करेंगी और थोड़ी सी उत्तर की तरफ जलवायु जो उत्तर की तरफ आपकी वर्षा करेंगी। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये कम, इसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर इस क्षेत्र में कम वर्षा पाई जाती है ना, कम वर्षा होती है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है आपकी सम जलवायु होने के कारण ना तो अत्यधिक गर्मी पड़ेगी और ना ही अत्यधिक ठंड पड़ेगी। जबकि अगर अपन बात करें जो बंगाल की खाड़ी से जो पवनें उठती हैं वे इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, किस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, इस क्षेत्र में वर्षा करती हैं, और यहाँ पर आपका हिमालय देखने को मिलता है, और हिमालय से टकराकर यहाँ पर ये क्या करती है, बारिश करती है, इसलिए यहाँ पर क्या करती है आपकी ज्यादा वर्षा होती है। और एक्चुअली में मध्य प्रदेश भारत के एकदम सेंटर में है, इसलिए इस वाले क्षेत्र की अगर अपन बात करें, इस वाले क्षेत्र में, तो इस वाले जो क्षेत्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी, है ना। क्या वर्षा देखने को मिलेगी, ज्यादा वर्षा देखने को मिलेगी। अगर अपन बात करें इस क्षेत्र की, तो हमने उत्तर के मैदान की तो हमने बात कर ली कि किस तरीके की जलवायु यहाँ पर है, और मालवा के क्षेत्र की भी हमने बात कर ली कि किस तरीके की जलवायु है। अगर अपन विंध्यन कगारी की बात करें तो विंध्यन कगारी की जो जलवायु है एकदम सेम टू सेम किस तरीके की जलवायु है, मालवा की जो जलवायु है सेम टू सेम आपकी विंध्यन कगारी की भी जो जलवायु है। यहाँ पर ना तो अत्यधिक ठंड पड़ेगी, ना तो अधिक गर्मी पड़ती है, ना ही अधिक ठंड पड़ती है ना। आई बात आप लोगों को समझ में। अब देखो अगर अपन बात करें नर्मदा सोन घाटी की, तो यहाँ पर अगर अपन बात करें इस क्षेत्र की, अगर अपन बात करें एक सतपुड़ा की और नर्मदा सोन घाटी की अगर अपन बात करें, तो एक तो ये पठारी इलाका है, क्या है आपका, एक तो ये पठारी इलाका है ना, पठारी क्षेत्र है ना। एक तो ये पठारी क्षेत्र है और मानसूनी जलवायु यहाँ पर पाई जाती है, मानसूनी जलवायु यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलती है। और पठारी क्षेत्र होने के कारण यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है। गर्मी क्या पड़ती है आपकी, अत्यधिक पड़ेगी, है ना। गर्मी आपकी अत्यधिक पड़ेगी और ठंड तो साधारण पड़ेगी, तो साधारण ठंड पड़ती है यहाँ पर। क्या पड़ती है, साधारण ठंड पड़ती है ना। आई बात आप लोगों को समझ में। पठारी इलाका है एक तो नर्मदा सोन घाटी का,
इसलिए यहाँ पर मानसूनी जलवायु होने के कारण क्या यहाँ पर ना तो यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ती है और साधारण यहाँ पर क्या होती है, ठंड पड़ती है। ये चीजें आप लोगों के साथ में मैंने साझा की हैं, है ना। आगे और अगर अपन बात करें यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी की, तो ये अगर आपको क्षेत्र देखने को मिलेगा, आपको पता है कि कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के बीचों बीच से होकर गुजरती है। तो ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा के निकट होने के कारण, कर्क रेखा के निकट होने के कारण यहाँ पर गर्मी अत्यधिक पड़ेगी, गर्मी यहाँ पर अत्यधिक पड़ेगी। और एक कर्क रेखा वाला क्षेत्र है, अगर आप ये देखोगे कि ये वाला जो क्षेत्र है ये कर्क रेखा के आपके निकट पड़ता है, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको अत्यधिक गर्मी देखने को मिलेगी, लेकिन यहाँ पर ठंड जो है साधारण। ऑब्वियसली बात है क्योंकि कर्क रेखा के निकट होने के कारण देखो गर्मी अधिक वहां पर तो एक्चुअली में पड़ना ही है, कर्क रेखा के निकट है तो वो गर्मी आपको पड़ना ही है। लेकिन ठंड की अगर अपन बात करें तो साधारण ठंड ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कर्क रेखा के निकट होने के कारण उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, वो इसलिए गर्मी अधिक पड़ेगी। तो ठंड तो ऑब्वियसली बात है, ठंड तो आपको कम पड़ना ही है ना। सतपुड़ा की अगर अपन बात करें तो सतपुड़ा की जो जलवायु है नीचे की अगर अपन बात करें तो सेम टू सेम आपको जलवायु देखने को मिलती है। सतपुड़ा के अंदर भी क्या होता है कि ना तो साधारण, देखो यहाँ पर साधारण ठंड पड़ती है और साधारण गर्मी पड़ती है। यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मैं बात करें तो ठंड साधारण पड़ेगी और गर्मी भी क्या पड़ेगी आपकी, साधारण। साधारण ठंड और साधारण गर्मी यहाँ पर देखने को मिलती है। तो दोस्तों इस तरीके से अपन ने क्या किया है, यहाँ पर सारी की सारी जो जलवायु है अपन ने देखने को मिली है, यहाँ पर किस तरीके की जलवायु आपको देखने को मिली है। और मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से एकदम कॉन्सेप्ट वाइज कॉन्सेप्ट और स्टेप वाइज स्टेप आप लोगों को चीजों को सिखाया है ना। अब हम ये देखेंगे कि इसके अलावा कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो प्रीलिम्स में या अन्य एग्जामों में आपके क्या होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। हम अब इसके आगे क्या करेंगे, ऋतुओं की बात करेंगे। क्या करेंगे, ऋतुओं की बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में जो है कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं और जो है और उन्हें किन अन्य अन्य नामों से जाना जाता है। उसके पहले मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि कुछ प्रीलिम्स के फैक्ट हैं, कुछ फैक्चुअल चीजें हैं, वो हम देख लेते हैं और जैसे वो कि एग्जाम में आपके आते रहते हैं। कॉन्सेप्ट वाली चीजें मैंने आप लोगों को सारी समझा दी हैं। जलवायु में सारी चीज बता दिया कि यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है, यहाँ क्या पाई जाती है, यहाँ क्या पाई जाती है। सारी की सारी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है कि यहाँ पर किस तरीके की जलवायु पाई जाती है, कैसी ठंड पड़ती है, कैसी गर्मी पड़ती है। ये सारी चीज मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही है। आइए अब हम बात करते हैं कुछ जो प्रीलिम्स फैक्ट की जो एग्जाम में आते रहते हैं। देखो कुछ फैक्ट मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ और यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में अगर अपन बात करें तो मध्य प्रदेश में जो औसतन वर्षा जो होती है वह कितनी होती है आपकी, 112 सेंटीमीटर होती है। कितनी, 112 सेंटीमीटर। औसतन लगभग 112 सेंटीमीटर हमारे मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। वही अगर अपन बात करें न्यूनतम वर्षा, तो न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका क्या है, न्यूनतम वर्षा वाला जो क्षेत्र है आपका भिंड, मतलब कि सबसे कम वर्षा अगर होती है तो भिंड के अंतर्गत होती है। वहीं अगर अपन बात करें जो है सर्वाधिक तापमान, मतलब कि सबसे ज्यादा तापमान कौन से महीने का रहता है, तो मई का महीना सबसे गर्म रहता है। सर्वाधिक तापमान मई के महीने में आपको नोट करने को या देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें न्यूनतम तापमान की, मतलब कि सबसे कम तापमान कहाँ देखने को मिलेगा आपको, जनवरी माह में देखने को मिलेगा। अगर अपन बात करें तो जनवरी माह सबसे ठंडा होता है, सबसे कम तापमान आपको देखने को मिलेगा। सर्वाधिक तापांतर की बात करें तो तापांतर की अगर अपन बात करते हैं तो मार्च के माह में देखने को मिलेगा। तापांतर का क्या मतलब होता है कि एक दिन और रात का सर्वाधिक जो तापमान होता है, मतलब कि सर्वाधिक तापमान और न्यूनतम तापमान का जो डिफरेंस होता है वह क्या होता है आपका, तापांतर कहलाता है। अब वो दैनिक भी हो सकता है, एक मंथली भी हो सकता है, ठीक है। तो अगर अपन बात करें जो तापांतर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है वह मार्च के माह में देखने को मिलता है। वहीं अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला कहाँ पर है, इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में ऋतु वेधशाला इंदौर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आती है। वहीं अगर अपन बात करें मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो वो आपकी आती है दिल्ली के अंतर्गत। तो वहां का कहां पर आती है आपकी, दिल्ली के अंतर्गत आपकी आती है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा, इसलिए इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर हमें दीजिए इजाजत, फिर आपसे मिलेंगे हम अगले जो है वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कोई नया चैप्टर आपके साथ में लेकर उपस्थित होंगे। इसलिए संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे दोस्तों। और ऐसी ही कॉन्सेप्चुअल चीजें, ऐसे ही कॉन्सेप्ट बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। तो ये जितने भी आपके कॉन्सेप्चुअल वाले जो चीजें हैं सभी की सभी आप लोगों को मैं कंप्लीट करवा दूंगा। नो डाउट, आपके मन में कोई भी डाउट नहीं रहेगा, इतनी गारंटी मैं आप लोगों को देता हूं। तो फिर मिलते हैं, जब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।